जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और यूपीएसआई भर्ती परीक्षा के लिए जीके और साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इसमें हम जीके तो कवर करेंगे ही, साथ में साइंस के भी क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे भाई, ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, तो प्लीज़ क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि हम उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर यानी यूपीएसआई और नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर पीएसी, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, उप निरीक्षक गोपनीय सहायक, उप निरीक्षक लिपिक लेखा, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामर, सिपाही आरक्षी, जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार भर्ती परीक्षा में पूछे गए पीवाईक्यू को कंप्लीट करने वाले हैं। सो चलिए गाइज, आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको यहाँ पे बता दें कि इसमें हम जो क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, हमारे पास बच्चों ने कमेंट्स करके भी कहा कि सर आप चैप्टर वाइज करवा दीजिए, ताकि हमारे अंदर ये भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैंने इतने चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया। मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले हम मेन चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, यानी कि जो चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रायिकता रखते हैं, यानी जिससे एग्ज़ाम्स में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो हम पहले कंप्लीट करेंगे। तो आज गाइस जीके के क्वेश्चंस में हम भारत के इतिहास को ले रहे हैं और जो संस्कृतियाँ उसको ले रहे हैं। और साइंस में आपका फिजिक्स तो रहेगा ही, तो साइंस भी हम कंप्लीट करेंगे, और वो भी आज के इसी से। भले ही आपने इसके पहले इस क्लास को एक बार मतलब इस क्वेश्चंस को एक बार पहले आपने पढ़ लिया है, लेकिन मेरे प्यारे भाई आप एक बार फिर से ज़रूर देखिएगा और आप ये समझेंगे। देखो जीके आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन जो साइंस है ये आपने पहले पढ़ लिया होगा, क्योंकि बहुत दिन पहले मैंने एक क्लास आपकी करवाई थी। लेकिन गाइज अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि क्या आपको वो सारे क्वेश्चंस याद हैं या फिर नहीं, आप यहाँ पर ये देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जो आज हमारा चैप्टर है वो है भारत का इतिहास और संस्कृति, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस को। और वो भी गाइस आज जो हम कंप्लीट करने वाले हैं ये है आपका प्राचीन इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इसको समझिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस त्यौहार को बसंत त्यौहार भी कहा जाता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और देखिए गाइज, हम जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके सारे के सारे क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ देखेंगे, यानी कि इसके जितने भी व्याख्या दी गई है वो सारी व्याख्या भी पढ़ेंगे। भले ही हम जीके में मात्र 20-25 क्वेश्चन ही कवर कर पाएँ, लेकिन भाई हम हर एक क्वेश्चन का ऑपरेशन करते चलेंगे। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस त्यौहार को बसंत त्यौहार भी कहा जाता है? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, होली को। होली को बसंत त्यौहार भी कहा जाता है। यूपीएसआई परीक्षा 21/11/2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया सवाल है। मेरे प्यारे भाई देखिए, होली जो है बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय और नेपाली लोगों का त्यौहार है। यानी होली जो है नेपाल में भी मनाई जाती है। हिंदू पर्व या फिर हिंदू पंचांग के अनुसार जो होली है ये फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। सीधे एग्जाम में सवाल ये पूछा जाता है कि होली जो है कब मनाई जाती है। और मेरे प्यारे भाई इसमें जो है वो हिंदी कैलेंडर दिया जाता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो होली है ये फाल्गुन माह में मनाई जाती है और पूर्णिमा के दिन। अगले दिन इसके वो है क्या चैत्र मास की प्रथम तिथि, उस दिन रंगों से होलियाँ खेली जाती हैं। बाकी तो आप जानते ही हैं। एक पॉइंट से आप और ध्यान रखिएगा कि अलबरूनी जो है अलबरूनी जो है एक मुस्लिम पर्यटक था। इन्होंने अपनी किताब जो किताबुल हिंद है इसमें होली का तत्व का भी वर्णन किया है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है यूपीएसआई में परीक्षा में पूछा गया है 2021 में ही। सवाल है कि इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5 आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं, जिसमें आप देख लीजिए यहाँ पे है वो है आपका तौहीद यानी कलमा पढ़ना, नमाज अदा करना, रोज़ा रखना, ज़कात अदा करना और हज करना। ये 5 प्रकार के जो स्तंभ हैं ये इस्लाम धर्म में पालन किए जाते हैं, इसका स्वीकार किया जाता है। देखिए जो इस्लाम धर्म है इसकी स्थापना जो है
ये पैगंबर मोहम्मद साहब जी द्वारा 570 ईस्वी में की गई। और जो मोहम्मद साहब जी हैं ये मेरे प्यारे भाई 570 से 632 ईस्वी के बीच ये रहे, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा 622 ईस्वी में इन्होंने मक्का की ओर हिजरत भी की थी और यहीं से इस्लामी संवत का प्रारंभ जो है ये माना जाता है। जो गाइस इस्लाम धर्म है इनका पवित्र जो धर्म ग्रंथ है ये कुरान शरीफ है और जो उपासना स्थल है ये मस्जिद है। अगला सवाल है आपके सामने, भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष किया गया था। देखिए रेलवे लाइन का परिचालन जो है ये हुआ था डलहौजी के शासनकाल में। और मेरे प्यारे भाई जो भारत में रेलवे है ये सबसे पहले 1853 में चली थी। अप्रैल 1853 में भारत में पहली बार रेल चली। और यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेन देखिए, गवर्नर जनरल डलहौजी के समय में वर्ष 1853 में बम्बई से ठाणे के मध्य भारत में पहली बार रेलवे लाइन का संचालन किया गया। ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे द्वारा इसका संचालन जो है ये किया गया था। भारतीय रेलवे रेल मंत्रालय के तहत एक सरकारी संस्था है जो भारत की राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली का संचालन करती है। भारतीय रेलवे जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। अगला सवाल है आपके सामने कि नर्तकी यानी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई है। मेरे प्यारे भाई अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी यहाँ पे खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाई मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बगल में फ़ैन चल रहा है, गर्मी ज़्यादा है, बिना फ़ैन चलाए क्लास नहीं ली जा सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो मेरे प्यारे भाई आप मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। बताइए नर्तकी यानी डांसिंग गर्ल की जो कांस्य प्रतिमा है ये किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो से। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो से। देखिए समझिएगा मोहनजोदड़ो से गाइस जो है डांसिंग गर्ल यानी कि कांस्य की प्रतिमा जो है ये खोजी गई थी, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने, मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार दो महाकाव्य रामायण और डैश हैं। यानी मानवता को भारत के सबसे बड़े दो उपहार का महाकाव्यों में एक तो रामायण है और दूसरा जो है वो है महाभारत। राइट हो जाएगा एक रामायण और दूसरा महाभारत। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र यहाँ पे ऑप्शन बी महाभारत बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझिएगा रामायण महाभारत जो है दो ऐसे महाकाव्य हैं जो मानवता का सबसे बड़ा उपहार जो है ये प्रदान करते हैं। रामायण जो है आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा 23,000, हालांकि यहाँ पे गाइस 24,000 कहीं कहीं मिलता है, तो 24,000 श्लोक और 7 कांडों में लिखा गया है जो रामायण है। महाभारत के रचयिता जो हैं वेद व्यास को माना जाता है और जो महाभारत ये काव्य ग्रंथ है और इसे स्मृति के इतिहास के वर्ग में इसका स्थान आता है। अगला सवाल है कि भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है जो शासक से संबंधित है। देखिए भीतरी स्तंभ शिलालेख जो है ये गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के है और ये जो है ये स्कंद गुप्त से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी स्कंद गुप्त से। देखिए भीतरी स्तंभ लेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय का है और जो शासक हैं ये स्कंद गुप्त थे। स्तंभ का निर्माण जो स्कंद गुप्त ने ही करवाया था। स्तंभ के शीर्ष पर भगवान विष्णु की मूर्ति भी है और संस्कृति में एक विस्तृत अभिलेख भी अंकित है और अभिलेख से स्कंद गुप्त के वंशावली और पुष्यमित्र तथा होड़ से हुए युद्ध का वर्णन भी मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका स्कंद गुप्त। अगला सवाल है कि कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक जो है ये अग्निमित्र का कौन था। अब मेरे प्यारे भाई समझिएगा, देखिए जो कालिदास की एक रचना है मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम में मेरे प्यारे भाई मालविका जो हैं और इसके अलावा जो अग्निमित्र हैं इन दोनों के प्रेम का वर्णन किया गया है, यानी इनकी लव स्टोरी जो है ये शेयर की गई है मालविकाग्निमित्रम में। और मेरे प्यारे भाई इसमें जो नायक हैं वो हैं अग्निमित्र और जो नायिका हैं वो हैं मालविका। मेरे प्यारे भाई समझिएगा यहाँ पे जो अग्निमित्र है ये पुष्यमित्र का पुत्र था। राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन पुष्यमित्र का। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए कवि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम की रचना के नायक विदिशा के राज्यपाल पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र थे और इस रचना की जो मतलब नायिका है वो मालवा देश की जो राजकुमारी मालविका है वो इस रचना की नायिका हैं।
नायक कौन है? तो वो हैं अग्निमित्रा। श्रृंगार रस के प्रधान इस नाटक में है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें लव स्टोरी शेयर की गई है और ये कालिदास की प्रथम नाट्य कीर्ति है। सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कालिदास की प्रथम नाट्य कीर्ति किसे माना जाता है, तो आप क्या कहेंगे? मालविका अग्निमित्रम को। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? अब देखिए मेरे प्यारे भाई, हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो माने जाते हैं कपिल ऋषि। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी ऑप्शन, कपिल ऋषि। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कपिल ऋषि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किसके लिए जानी जाती थी? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता में जो गढ़ी जगह है यह किसके लिए जानी जाती थी? सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा उच्च वर्ग के लोगों के लिए। मेरे प्यारे भाई, जहाँ पे उच्च वर्ग के लोग रहते थे उन्हें गढ़ी कहा जाता था, या फिर कभी कभी एक गढ़ भी आपको मिल जाएगा, या फिर गाइस कभी कभी किला भी आपको मिल जाएगा। जो उच्च वर्ग के लोग हुआ करते थे इन्हें कुलीन कहा जाता था। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन, उच्च वर्ग के लोग रहते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? आपको बताना है कि व्रीहि शब्द जो है ये किसका नाम था। मेरे प्यारे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट डिमांडेड सवाल है। बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूपीएसआई परीक्षा में पूछा गया है। बताइए इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए जो व्रीहि शब्द है ये चावल के लिए प्रयोग होता था। राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, चावल के लिए। मेरे प्यारे भाई, जो जौ है इसके लिए यौ शब्द का प्रयोग किया जाता था, और जो गेहूं है इसके लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया जाता था। और मेरे प्यारे भाई, जो यहाँ पे उड़द है, उड़द के लिए माड़ शब्द का प्रयोग किया जाता था। मूंग के लिए मुदग शब्द का प्रयोग किया जाता था, और इन सभी का वर्णन जो है ये यजुर्वेद में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था। यूपीएसआई परीक्षा 2017 में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा कपिल वस्तु। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, कपिल वस्तु। देखिए बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं ये गौतम बुद्ध को माना जाता है। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। मेरे प्यारे भाई, जो गौतम बुद्ध हैं इनका जन्म जो है ये हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता डैश के देवता थे। कहने का मतलब ये है कि सोम जो हैं ये ऋग्वैदिक युग के नर देवता थे, और जो सोम है ये किससे संबंधित थे? अब देखिए भाई, जो सोम है ये वनस्पति के देवता कहलाते थे। और भैया इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो सोम देवता हैं ये वनस्पति के देवता हैं, यानी कि पौधे के देवता कहे जाते थे। तो ध्यान रखिएगा, समझिएगा। ऋग्वैदिक लोग जो हैं प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करके उनकी पूजा करते थे। यानी ऋग्वैदिक लोग जो हैं किसकी पूजा करते थे? तो प्राकृतिक की पूजा करते थे। ध्यान रखिएगा। प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता जो थे ये वरुण थे, लेकिन ऋग्वेद के रचना काल के दौरान जो हैं ये इंद्र ये सबसे प्रमुख देवता हो गए। यानी सबसे पहले कहा जाए तो ये वरुण को माना जाता था, लेकिन जब ऋग्वैदिक काल आया, जिसे आप पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, तो इसमें इंद्र को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। और ऋग्वेद में कुल मिलाकर के 33 देवताओं का उल्लेख भी किया गया है, और इन देवताओं में जो इंद्र हैं ये सबसे प्रमुख माने जाते थे, जिन्हें युद्ध का देवता या फिर वर्षा का देवता माना जाता है। जो सोम है इन्हें वनस्पति का देवता, उषा को प्रगति एवं उत्थान का देवता, अश्विन को विपत्ति हरण देवता, पूषण को पशु देवता, मारुत को आंधी तूफान का देवता, और विष्णु को विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता का देवता कहते हैं। और जो ध्रुव हैं इन्हें आकाश का देवता कहा जाता है, जो कि सबसे प्राचीन माने जाते हैं। रुद्र जो है इन्हें संहारक के देवता के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, तो गाइज आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाईलाइट में इसको कर दे रहा हूँ। ओके,
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि अनिहिलवाड़ जो है ये किस राजवंश की राजधानी थी। इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि जो अनिलवाड़ है ये किस राजवंश की राजधानी थी। बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सोलंकी राजवंश। करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन सोलंकी राजवंश। समझिएगा, जो राष्ट्रकूट की राजधानी थी ये मान्यखेत थी। राष्ट्रकूट के जो संस्थापक है ये दंती दुर्ग को माना जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मिताकड़ा की जो राजधानी थी ये वल्लभी थी। पाल की जो राजधानी थी ये मुंगेर थी। जो सोलंकी की राजधानी है ये अनिहिलवाड़ थी। कान्यकुब्ज जो है ये किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है। कहने का मतलब है कि जो कान्यकुब्ज है ये किसका प्राचीन नाम या फिर पुराना नाम है। इंपॉर्टेंट है, बताइए। राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कन्नौज को कान्यकुब्ज के नाम से भी जाने जाते हैं। और जो कान्यकुब्ज है या फिर कन्नौज है इसका पुराना नाम महोदय भी था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने। निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया। राजा बिंबिसार के महल को किसने बनाया था। महागोविंद ने। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, महागोविंद ने। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजीरिस किस भारतीय राज्य में स्थित। अब देखिए गाइस, जो बंदरगाह मुजीरिस था ये किस भारतीय राज्य में था। राइट हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन केरल में। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा केरल में। मुजीरिस जो है ये केरल में था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। ये यूपीपी कांस्टेबल 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। समझिएगा, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ में 10 घोड़ों की बलि दी। वो थे कौन, वो थे भगवान ब्रह्मा। राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान ब्रह्मा। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिएगा। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो कि वर्तमान में डैश के नाम से जाना जाता है। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, जो मगध है ये वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। बिहार में है। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। देखिए मौर्य जो वंश है इसकी स्थापना जो है ये गाइस किसके द्वारा की गई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। जो इसके चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये गद्दी पर कब बैठे, तो 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे थे। ठीक है। और जो वर्तमान बिहार राज्य का पटना है, जो गया है, ये जो है ये महाजनपद के हिस्से थे। यानी कि मेरे प्यारे भाई जो बिहार है यह इससे संबंधित था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो डैश की राजधानी थी। कहने का मतलब है जो हिंदू पौराणिक कथा इसके अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के शासक थे। कहाँ के, अयोध्या के। ये जो अयोध्या है ये गाइस कहाँ की राजधानी थी। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कोसल महाजनपद की। देखिए कोसल महाजनपद की राजधानी जो है ये अवध को माना जाता है और अवध को ही अयोध्या कहा जाता है। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को भी बढ़ाया। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के इसमें पुत्र कौन हुए जो 298 से 272 के बीच रहे। वो थे गाइस यहाँ पे कौन, सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बिंदुसार जो हैं ये 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच रहे। और मेरे प्यारे भाई जो बिंदुसार हैं इन्हें अमित्रघात और सिंह सेन की भी पदवी दी गई है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और जो बिंदुसार हैं मौर्य शासक अशोक के पिता थे। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। जो बिंदुसार हैं इनकी मृत्यु जो है 272 ईसा पूर्व में हो गई थी। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है गाइस कि बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्ज़ाम में सीधे सवाल यही पूछा जाता है कि पिता का पुत्र और पुत्र का पिता के नाम से किस शासक को जानते हैं, तो वो हो जाएगा बिंदुसार को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल क्या कह रहा है इसको समझिएगा।
सवाल है कि वैदिक सभ्यता जो है ये किस नदी के तट पर विकसित हुई। राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ऑप्शन, सरस्वती नदी के तट पर जो वैदिक सभ्यता है सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी ऑप्शन, सरस्वती नदी पर। अगला सवाल है आपके सामने कि भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है। भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा डी ऑप्शन, वाल्मीकि को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाल्मीकि को। अगला सवाल है आपके सामने कि जो गच्छा नामक संगठन है ये किस धर्म से संबंधित है। गच्छा नामक संगठन जो है किस धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जैन धर्म से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म से। आगे बढ़ क्लास वाले आपके सामने कि तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। देखिएगा कुल मिलाकर ये 4 बौद्ध परिषद हुई, जिसमें तीसरी बौद्ध परिषद जो है पाटलिपुत्र में हुई। बात को ध्यान रखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे देखिए जो तीसरी बौद्ध परिषद है ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। कहाँ पे हुई, पाटलिपुत्र में। कब हुई, 251 में, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, मोगलीपुत्र तिस्य, ये इसके अध्यक्ष थे। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहद्रथ। बृहद्रथ जो हैं ये मौर्य राजवंश के अंतिम शासक हुए, या फिर मेरे प्यारे भाई कहा जाए कि मगध का अंतिम शासक कौन हुआ, तो बृहद्रथ ही हुआ। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए मौर्य वंश के जो अंतिम शासक हुए बृहद्रथ हुए। हत्या जो है ये इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की, और इससे पूर्व मगध पर शुंग वंश की नींव भी डाली। जो मौर्य वंश के संस्थापक थे कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रधानमंत्री इनके कौन थे, चाणक्य थे। चाणक्य की सहायता से इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना भी की थी। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। सो गाइस यहाँ पे मैंने 25 क्वेश्चन आपके जीके के कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने साइंस के क्वेश्चंस की तरफ। बाकी बचा 26-27 क्वेश्चंस, तो इसके आगे के सवाल जो है वो हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। और आपको एक बात और बता दें भाई, यहाँ पे आप देखिए ये गाइस अपने प्लेलिस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी के क्वेश्चंस करवाए गए हैं यूपीएसआई परीक्षा में जो पूछे गए हैं। इसके अलावा देख लीजिए जो मैथ की क्वेश्चन से 12 क्लास मैंने करवा दी है यूपीएसआई परीक्षा में पूछे गए। साइंस की क्लास मैंने 20 क्लास फिर से एक नए सिरे से शुरुआत की है। जीके जीएस की जो मैंने नई सीरीज स्टार्ट की थी 73 क्लास, इसकी भी मैंने करवा दी है। बाकी मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आप देख लीजिए मैथ्स जो है आपकी टॉपिक वाइज भी 24 क्लास हो चुकी है। रेडियो ऑपरेटर के लिए साइंस आपकी टॉपिक वाइज हो चुकी है 81 क्लास। हिंदी टॉपिक वाइज आपकी 88 क्लास हो चुकी है। रेडियो ऑपरेटर के लिए जो हिंदी जो मैथ मॉक टेस्ट है प्रैक्टिस सेट है ये 62 क्लास हो चुका है। असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के लिए जो आपकी क्लास है रीजनिंग की ये 34 क्लास हो चुकी है। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए जीके और साइंस की 300 से अधिक क्लासेज आपकी हो चुकी हैं। तो भाई अगर आप ये सभी क्लास देखना चाहते हैं देख लो, 255 तो आपकी हिंदी के प्रैक्टिस सेट ही करवाए जा चुके हैं। तो भाई अगर आपको ये सभी क्लास देखना है तो आप चैनल में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट नज़र आएगी। वहाँ से आप जो भी क्लास देखना चाहते हैं वो क्लास आसानी से देख सकते हैं। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करा करें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो अब आइए यहाँ पे हम सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं। मेरे प्यारे भाई हम ज़्यादा क्वेश्चन साइंस में नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। हाँ, हमारे पास एक बच्चे ने कमेंट्स किया था, क्या नाम था, DK ऑल हैप्पी, हाँ DK ऑल हैप्पी के नाम से शायद था। उन्होंने हमारे पास कमेंट्स किया, भाई DK ऑल हैप्पी ही लिखा था है ना, तो वही मुझे पता है, नाम तो उसने लिखा ही नहीं था। उन्होंने कमेंट्स किया कि सर क्लास जो है इसमें 50 क्वेश्चन रखा करिए। तो भाई मैं आपकी बात को बिल्कुल सही मानता हूँ। मैं कल कोशिश करूँगा कि 50 क्वेश्चन रखूँ। जीके में तो कम से कम 50 क्वेश्चन रहे और साइंस में कम से कम आपका 30 क्वेश्चन रहे। तो मैं 50 और 30 यानी लगभग 70-80 क्वेश्चन एक क्लास में हम कंप्लीट करेंगे विद एक्सप्लेन के साथ। लगभग 1 घंटे की क्लास होगी, कोई बात नहीं, लेकिन हम कल से कोशिश कर पाएंगे। भाई आज माफ़ कीजिएगा क्योंकि टाइम नहीं है आज, है ना। चलिए जो साइंस है इसमें हम पहले अपना जो भौतिक विज्ञान है यही कंप्लीट करते हैं। हालांकि रेडियो ऑपरेटर में आपका भौतिक विज्ञान ही आएगा। तो भौतिक विज्ञान में आपका पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल है आपके सामने, इसको समझिएगा और अंग्रेजी शब्द को हटा देते हैं। यहाँ पे आप देखिए यूपीएसआई
में पूछा गया है 2021 में। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं। अब सीधे सीधे आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपसे कहा क्या गया कि विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, यानी कि जो विद्युत का प्रवाह है इसे हम किसके माध्यम से मापते हैं, तो आप क्या कहेंगे, एमीटर के माध्यम से मापते हैं। राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ऑप्शन, एमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे क्या कहते हैं। अब देखिए, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे क्या कहा जाता है, उसे ड्यू पॉइंट कहते हैं, यानी उसे हम ओसांक कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उसे हम ओसांक कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसे वर्षा के पानी का इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है। अब देखिए, समझिएगा एक बार फिर से सवाल को। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ पे रेन गेज, या फिर मेरे प्यारे भाई कहा जाए कि यहाँ पे वर्षा मापी। तो देखिए, चाहे रेन गेज कहा जाए चाहे वर्षा मापी, बात एक ही है। राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने, एक प्रकाश वर्ष जो है क्या मापता है। आज हम साइंस में एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी जस्ट मुझे काम है, तो मतलब ड्यूटी जाना है, तो इस वजह से गाइज मैं क्लास अपनी अभी पूरी नहीं कंप्लीट कर पा रहा हूँ। भाई दिन में टाइम नहीं मिलता, क्या करें। एक प्रकाश वर्ष जो है क्या मापता है, राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा दूरी मापता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूरी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है जो कैल्शियम फॉस्फेट से निर्मित होता है, और ये कैल्शियम फॉस्फेट से निर्मित तो होता है, ये साथ में जल में नहीं घुलता है, और ये मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ भी माना जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंतवल्क। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दंतवल्क, यानी टूथ एनिमल। करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो दंतवल्क है ये मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का, यानी कि कैल्शियम जो फॉस्फेट है इसका बना होने के कारण ये जल में भी नहीं घुलता है। अगला सवाल है आपके सामने कि निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, जो निर्यात तत्परता सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा नीति आयोग द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग द्वारा। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने, द्रव या फिर गैस में निलंबित छोटे कण की टेढ़ी मेढ़ी यानी जिग जैग गतिविधि को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि द्रव में या फिर कहा जाए गैस में जो निलंबित होते हैं छोटे कण, इनकी जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, जो जिग जैग गति होती है, इन्हें क्या कहते हैं। इन्हें हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं, यानी ब्राउनी गति कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राउनी गति। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिएगा। सवाल है कि वो प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जलवाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है उसे हम कहते हैं संघनन। राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघनन। जो गाइस जलवाष्प है ये जल में जब परिवर्तित हो जाए तो उसे आप क्या कहते हैं, संघनन। और जब जल जलवाष्प में परिवर्तित हो जाए तब आप उसे क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे वाष्पीकरण। और जब मेरे प्यारे भाई ठोस वाष्प में परिवर्तित हो जाए तब आप उसे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, आगे बढ़िए। वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है, सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीतलन, यानी कूलिंग महसूस होता है। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कूलिंग या फिर शीतलन। वाष्पीकरण के बाद जो होता है क्या होता है, शीतलन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि वायुमंडल के ऊर्ध्वतपन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। वायुमंडल के ऊर्ध्वतपन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यूपीएससी परीक्षा 2021 में पूछा गया है।
राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, उसे हम संवहन कहते हैं, कन्वक्शन कहते हैं। राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवहन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। ठोस पदार्थों में ऊष्मांतरण यानी ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठोस पदार्थों में जो ऊष्मांतरण है या फिर ऊष्मा हस्तांतरण, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ऑप्शन, चालन। करेक्ट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, चालन कहा जाता है। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र जो हैं, इन्हें आप क्या कहते हैं? गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह की केंद्र को आप क्या कहते हैं? राइट हो जाएगा, उसे हम पोल यानी कि उसे हम ध्रुव कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्रुव या फिर पोल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान क्या होता है? देखिए, नैदानिक थर्मामीटर जो एवरेज थर्मामीटर होता है, यानी कि एक तरीके से कहा जाए मेरे प्यारे भाई, तो नैदानिक का मतलब ये हुआ कि सामान्य थर्मामीटर। तो सामान्य थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला जो मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान होता है, ये कितना होता है? तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी ऑप्शन। कणों की तरंग प्रकृति जो है यह किसने स्थापित की थी? जो कणों की तरंग प्रकृति है यह किसने स्थापित की थी? इसका आंसर आप बताएं। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, डी ब्रोगलीनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। मेरे प्यारे भाई, और आगे बढ़ने से पहले मैं एक पॉइंट्स आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। जीके के 5000 से अधिक क्वेश्चंस की एक ई बुक लॉन्च की गई है आप सभी के लिए। मेरे प्यारे भाई, सबसे अच्छी और गुड न्यूज़ ये है कि इस पर अभी मैं 60% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। मात्र 39 रुपये में आपको ये ई बुक मिल रही है। खास बात ये है कि इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक्स जीके के 5000 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेगा। ई बुक जो है आपकी, ये आपके यूपीपी, यूपीएसआई, यूपीपी रेडियो ऑपरेटर एग्जाम्स को टारगेट करके तैयार की गई है। लेना है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652, इस पर आप व्हाट्सएप करके इस ई बुक को परचेज कर सकते हो। अगर आपको डेमो रिव्यू देखना है तो आप इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा 8948667652, इस पर आपको डेमो रिव्यू भी मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। मैंने बहुत सारी क्लासेस में दिखा भी दिया है, आप देख लेना, ठीक है। अब आज टाइम नहीं है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है? चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? घना आसान सवाल है। चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? राइट हो जाएगा टेस्ला। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेस्ला। सो यहाँ पे गाइस मैंने आपके 25 क्वेश्चन वो और 25 और 5 30 यानी 10 40, यानी कुल मिलाकर के मैंने 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट किए हैं। और आज की इस क्लास में हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट किया 30 मिनट में। कल की क्लास में हम 80 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे पूरे 1 घंटे में। तो 1 घंटे में गाइज हम कल की क्लास को कंप्लीट करेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन आपका होगा जीके का और 30 क्वेश्चन होगा आपका साइंस का। तो ये हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, इस वजह से गाइज मैंने इतने ही क्वेश्चन किए। बाकी आज की हमारी मेहनत आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करके जाना भाई। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिला करे। तो गाइज आप नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन समय से मिले। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार। अब जीके विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक्स जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी, ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।